हर कोई चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे सीरियसली ले, और इसीलिए हम अच्छे बनते हैं, सोचते हैं कि अच्छाई से रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन एक दिन अचानक एहसास होता है कि जो सबसे ज्यादा अच्छे थे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए। तो क्या अच्छा होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है? और अगर है, तो जितनी बार आपने अच्छा बनकर रिस्पेक्ट मांगी, क्या उन्होंने सच में आपको सीरियसली लिया? और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये एक पैटर्न है। जो लोग एक्चुअली पावरफुल हैं, वो कुछ और ही खेल खेलते हैं। सोचिए, आपकी रेप्यूटेशन जो आपने खुद नहीं बनाई, उसे कोई और बना रहा है आपकी जगह, आपके बारे में। फिर एक बात और है, हम सोचते हैं ज्यादा बोलने से लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो सच में सीरियस लिए जाते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। और इन सब के पीछे एक और लेयर है। पावरफुल लोग अपनी इंटेंशंस कभी जाहिर नहीं करते, कभी नहीं, और इसीलिए आप उन्हें पहचान नहीं पाते। और ये सब समझने की एक की है। बोनस में जो मिल गई तो बाकी सब लॉज अपने आप फिट हो जाएंगे। यहां बुक एको हिंदी पर हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम वो देखते हैं जो लाइंस के बीच छुपा होता है। ऐसी इनसाइट्स रोज चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां जो मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। एक बात सोचिए, आपने कभी कोई काम इतनी मेहनत से किया कि आप खुद हैरान थे, रिजल्ट शानदार था, लेकिन जब तारीफ की बारी आई तो वो किसी और को मिली, या फिर आपकी तारीफ हुई लेकिन उसके बाद से चीजें अजीब हो गई, लोग थोड़े दूर हो गए, अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी। आपने सोचा होगा ये क्यों हुआ? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। हर एनवायरनमेंट में एक अनरिटन रूल होता है, चाहे ऑफिस हो, घर हो, या कोई सोशल सर्कल। जहां भी कोई ऊपर होता है वो ये कभी नहीं चाहता कि नीचे वाला उससे ज्यादा चमके। ये कोई बुरी बात नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, और जो इसे नहीं समझता वो बिना जाने ही दुश्मन बना लेता है। इतिहास में एक बेहद दिलचस्प एग्जाम्पल है, निकोलास फुकवेट। वो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे किंग लुइस 14 के जमाने में। फुकवेट इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने एक पार्टी थ्रो की, इतनी ग्रैंड, इतनी शानदार कि खुद किंग उस पार्टी में फीके लगे। फुकवेट ने सोचा किंग इंप्रेस होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उस पार्टी के कुछ ही हफ्तों बाद फुकवेट को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में बाकी की पूरी जिंदगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किंग को आउटशाइन किया। यह सुनने में एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन आज भी यही होता है, बस तरीका बदल गया है। आपके बॉस ने आपका आइडिया रिजेक्ट किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि आइडिया बुरा था, बल्कि इसलिए कि वो आइडिया उनका नहीं था। आपके किसी करीबी ने आपकी सक्सेस पर जेन्युइनली खुश होने की जगह टॉपिक बदल दिया, क्योंकि आपकी जीत उन्हें अपनी कमी याद दिला रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें या अपनी काबिलियत छुपा लें। ग्रीन कहते हैं, मेक योर मास्टर लुक गुड। अपनी ब्रिलियंस को उनकी सक्सेस का हिस्सा बनाओ। जब बॉस की जीत में आपका हाथ हो तो आप थ्रेट नहीं, एसेट बन जाते हैं। ये चालाकी नहीं है, ये समझदारी है। असल में पावरफुल लोग यही करते हैं, वो अपनी काबिलियत को शोर से नहीं बल्कि रिजल्ट से साबित करते हैं। और रिजल्ट्स हमेशा ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिसमें ऊपर वाले को भी क्रेडिट मिले। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, ये लॉ सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय के बारे में नहीं है, ये हर उस रिलेशनशिप में अप्लाई होती है जहां पावर का बैलेंस हो। दोस्ती, घर, पार्टनरशिप्स, हर जगह। और जो लोग ये समझ लेते हैं वो कभी अननेसेसरली किसी के ईगो से नहीं टकराते। वो अपनी एनर्जी उन जगहों पर लगाते हैं जहां उन्हें ग्रो करने दिया जाए। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर आप हमेशा किसी और को आगे रखेंगे तो आप खुद कब आगे बढ़ेंगे? इसका जवाब अगली लॉ में है, और वो जवाब शायद आपको सरप्राइज करे। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने प्लान्स शेयर करने से लोग हमें सीरियस लेंगे, कि अगर हमने बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं तो लोग हमारी मदद करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन ग्रीन कहते हैं,
यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप अपनी इंटेंशन जाहिर करते हैं तो आप दूसरों को तैयार होने का मौका देते हैं। वो आपके अगेंस्ट प्लान कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं या आपके आइडिया को अपना बना सकते हैं। और ये सिर्फ दुश्मनों की बात नहीं है, ये दोस्तों के साथ भी होता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी को एक्साइटेडली अपना प्लान बताया और उन्होंने इतने सवाल उठाए, इतनी प्रॉब्लम्स बताई कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस हिल गया। आपने वो काम शुरू ही नहीं किया। ये जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन हुआ जरूर। ग्रीन एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जो लोग एक्चुअली पावरफुल होते हैं वो हमेशा एक डीकॉय रखते हैं, यानी एक फेक इंटेंशन। वो लोगों को कुछ और दिखाते हैं और करते कुछ और है। इतिहास में ऑटो वॉन बिस्मार्क का एग्जाम्पल लीजिए। वो प्रशिया के चांसलर थे। उन्होंने पूरे जर्मनी को यूनाइट किया, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चला कि उनका असली प्लान क्या है। वो हमेशा ऐसे दिखते थे जैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हों, लेकिन हर बार रिजल्ट उनके फेवर में होता था। उनकी पावर उनकी आर्मी में नहीं थी, उनकी पावर उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में थी। और यही बात आज भी उतनी ही सच है। जो लोग हर बात शेयर करते हैं वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और प्रेडिक्टेबल लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से झूठ बोलें या हर रिश्ते में सस्पिशन रखें। ग्रीन कहते हैं, सिंपली अपने कार्ड्स हमेशा मत दिखाओ। हर बात शेयर करना जरूरी नहीं। चुप रहना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। असल में जो लोग कम बोलते हैं, कम बताते हैं, वो ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, और मिस्ट्री ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट खींचती है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग हर बात सोशल मीडिया पर डालते हैं, हर प्लान अनाउंस करते हैं, उनकी बातों का असर कम होता है। लेकिन जो चुपचाप काम करते हैं और रिजल्ट सामने रखते हैं, उन्हें लोग सीरियसली लेते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। चुप रहना काफी नहीं है। अगर आप सिर्फ चुप रहें और कुछ न करें तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। असली पावर तब आती है जब आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर वर्ड का वेट होता है। और यही अगली लॉ का कोर है। एक एक्सपेरिमेंट सोचिए, दो लोग हैं। एक हर मीटिंग में बोलता है, हर टॉपिक पर ओपिनियन देता है, हर सवाल का जवाब तुरंत देता है। दूसरा चुप रहता है, ध्यान से सुनता है, और जब बोलता है तो सिर्फ एक या दो लाइंस। अब सोचिए, रूम में किसे ज्यादा सीरियसली लिया जाता है? ज्यादातर लोग कहेंगे पहले को, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन ग्रीन कहते हैं ये सोच ही गलत है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप ज्यादा एक्सपोज होते हैं। आपकी इनसिक्योरिटीज सामने आती है, आपकी लिमिट्स दिखती है, आप कॉन्ट्रडिक्शंस करते हैं और लोग आपको इजीली रीड कर लेते हैं। लेकिन जो कम बोलता है वो एक ऑरा बनाता है। लोग उसके बारे में अस्यूम करते हैं और वो अजम्पशंस अक्सर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। लुइस 14 के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है। वो डेलिबरेटली बहुत कम बोलते थे। जब कोई उनसे कोई रिक्वेस्ट लेकर आता तो वो सिर्फ इतना कहते, जे वेराई, यानी मैं देखूंगा। बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं। और इसी एक लाइन ने उन्हें सबसे पावरफुल बनाए रखा, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन नहीं करते तो दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो खुद ही अपने दिमाग में जवाब बनाने लगता है, और इस प्रोसेस में पावर ऑटोमेटिकली आपके पास शिफ्ट हो जाती है। ये साइकोलॉजी है और ये काम करती है। आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप किसी से बहुत ज्यादा बात करते हैं, हर चीज एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपको थोड़ा कम सीरियसली लेने लगता है। लेकिन जब आप थोड़े रिजर्व रहते हैं तो वही इंसान आपके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। लेकिन यहां एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि कम बोलने का मतलब है एरोगेंट रहना या रहोना या हर बात पर चुप्पी साधना। ये गलत है। ग्रीन कहते हैं कम बोलने का मतलब है इंटेंशनल होना, हर वर्ड को डेलिबरेटली चूज करना। जब बोलो तो पर्पस के साथ बोलो, जब न बोलना हो तो कंफर्टेबल रहो उस साइलेंस में। और ये साइलेंस, ये डिस्कंफर्ट नहीं है,
ये कॉन्फिडेंस है। असल में जो लोग साइलेंस से डरते हैं वो भरने के लिए बोलते हैं, और जो लोग साइलेंस में कंफर्टेबल होते हैं वो तभी बोलते हैं जब जरूरी हो। यही फर्क है एक एवरेज इंसान और एक जेन्युइनली पावरफुल इंसान में। लेकिन एक सवाल, अगर आप कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, तो लोग आपको भूल तो नहीं जाएंगे? ये डर वैलिड है, और इसका जवाब अगली लॉ में है, जो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। हम सब अवेलेबिलिटी को लॉयल्टी समझते हैं। सोचते हैं जितना ज्यादा अवेलेबल रहूंगा उतना ज्यादा लोग मुझे वैल्यू करेंगे। जितना जल्दी रिप्लाई करूंगा, जितना हर जगह प्रेजेंट रहूंगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगूंगा। लेकिन होता उल्टा है। जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू गिरती है, धीरे धीरे, इतनी धीरे कि पता भी नहीं चलता। ग्रीन कहते हैं वैल्यू और अवेलेबिलिटी का एक सिंपल सा रिलेशनशिप है। जो चीज हमेशा मिलती है वो प्रेशियस नहीं लगती, और जो मुश्किल से मिलती है उसकी कद्र होती है। ये इकोनॉमिक्स है, स्कैरसिटी वैल्यू बनाती है, और यही ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी अप्लाई होती है। देजान स्टोजनोविक ने एक बात कही थी, द मोस्ट कंफ्यूज्ड यू विल एवर गेट इज व्हेन यू ट्राई टू कन्विंस योर हार्ट एंड योर माइंड टू अग्री ऑन समथिंग दे बोथ डोंट फुली बिलीव इन। लेकिन पावर के कॉन्टेक्स्ट में एक और कंफ्यूजन है। हम बिलीव करते हैं कि प्रेजेंस से रिस्पेक्ट मिलती है, जबकि अक्सर एब्सेंस से मिलती है। सोचिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जो आपकी लाइफ में सडनली कम हो गया। शायद कोई दोस्त, कोई कोलीग, कोई करीबी। जब वो हर वक्त था आपने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन जब वो कम हुआ आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया। उसकी बातें याद आने लगी, उसकी एब्सेंस फील होने लगी। यही ग्रीन का पॉइंट है। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हैं तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं, आपकी प्रेजेंस नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजिकली एब्सेंट होते हैं तो लोगों का दिमाग ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचने लगता है, और जो दिमाग में रहता है वो वैल्यूबल लगता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एब्सेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, या लोगों को इग्नोर करना नहीं है। ग्रीन कहते हैं ये कैलकुलेटेड होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। जैसे हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं, हर गैदरिंग में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं, हर कॉन्वर्सेशन में अपनी ओपिनियन देना जरूरी नहीं। कभी कभी एक स्टेप बैक लेना आपको ज्यादा विजिबल बनाता है। ये पैराडॉक्स है, लेकिन ये काम करता है, और ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही सच है। जो एम्प्लॉय हर छोटी बात पर बॉस के पास जाता है वो डिपेंडेंट लगता है, लेकिन जो अपना काम करता है, कम दिखता है और रिजल्ट्स देता है वो इंडिस्पेंसेबल लगता है। असल में लोग उसे ढूंढते हैं, उसकी राय मांगते हैं, उसे सीरियसली लेते हैं। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर आप कम दिखते हैं, कम बोलते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपकी इमेज कैसी बनेगी? और यही वो जगह है जहां अगली लॉ आती है, जो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। एक बात सोचिए, आप कमरे में नहीं हैं, लेकिन आपके बारे में बात हो रही है। वो बात क्या है? ज्यादातर लोग इस सवाल के बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचते। वो मानते हैं कि उनका काम बोलेगा, उनकी मेहनत दिखेगी, लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन ग्रीन कहते हैं यह सबसे डेंजरस अजम्पशन है। आपकी रेपुटेशन वो नहीं है जो आप सोचते हैं आप है। आपकी रेपुटेशन वो है जो लोग सोचते हैं आप है। और ये दोनों चीजें अक्सर बहुत अलग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी रेपुटेशन खुद नहीं बनाते तो कोई और बनाएगा आपकी जगह, आपके बारे में, और वो वर्जन शायद वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। इतिहास में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जूलियस सीजर। वो सिर्फ एक ग्रेट जनरल नहीं थे, वो एक मास्टर इमेज बिल्डर थे। उन्होंने डेलिबरेटली अपनी स्टोरीज फैलाई, अपनी विक्ट्रीज को इस तरह प्रेजेंट किया कि रोम में उनका नाम एक लेजेंड बन गया। उनके एक्चुअली पावरफुल होने से पहले उनकी रेपुटेशन ने उनके लिए रास्ते खोले, दरवाजे खोले। वो अपॉर्चुनिटीज मिली जो किसी और को नहीं मिलती। ये मैनिपुलेशन नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी।
और आज भी यही होता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो एवरेज काम करते हैं लेकिन हर जगह उनकी तारीफ होती है, और कुछ लोग होते हैं जो शानदार काम करते हैं लेकिन कोई उन्हें जानता तक नहीं। फर्क टैलेंट में नहीं है, फर्क रेपुटेशन मैनेजमेंट में है। ग्रीन कहते हैं, अपनी रेपुटेशन को एक एसेट की तरह ट्रीट करो, उसे बिल्ड करो, उसे प्रोटेक्ट करो, और अगर कोई उसे डैमेज करने की कोशिश करे तो तुरंत रिस्पॉन्ड करो। लेकिन यहां एक न्यूएंस है, रेपुटेशन सिर्फ अच्छी इमेज बनाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप किस एक चीज के लिए जाने जाते हैं। एक क्लियर, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी जो हर चीज में अच्छे होने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी चीज में मेमोरेबल नहीं होते, लेकिन जो एक चीज में एक्सेप्शनली नोन होते हैं वो लोगों के दिमाग में परमानेंटली बैठ जाते हैं, और यही लॉन्ग टर्म पावर का फाउंडेशन है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, रेपुटेशन तब सबसे तेज बनती है जब लोग आप पर बिलीव करते हैं, सिर्फ आपके काम पर नहीं, आप पर, आपकी विजन पर, आपके वर्ड्स पर। और ये बिलीफ कैसे बनती है? यही अगली लॉ का कोर है, और ये शायद सबसे साइकोलॉजिकली डीप लॉ है इस पूरी किताब में। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को फॉलो किया जो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं था, ज्यादा कैपेबल नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बात में कुछ था जो आपको खींचता था, और आपने खुद से पूछा होगा, ऐसा क्यों? ग्रीन कहते हैं, इसका जवाब आपकी कमजोरी में नहीं है, ये ह्यूमन नेचर में है। हर इंसान के अंदर एक डीप नीड होती है बिलीव करने की, किसी चीज पर, किसी आइडिया पर, किसी इंसान पर। हम सब एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो कंफ्यूजिंग है, अनसर्टेन है और अक्सर अनफेयर लगती है। और इस अनसर्टेनिटी में जो इंसान एक क्लियर विजन देता है, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव देता है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। इतिहास में सबसे पावरफुल लीडर्स वो नहीं थे जो सबसे ज्यादा स्मार्ट थे, वो थे जो लोगों को एक ड्रीम देते थे, एक पर्पस देते थे, एक ऐसी फीलिंग देते थे कि हां, यही सच है, यही रास्ता है, और लोग उनके पीछे चल देते थे। लेकिन यहां ग्रीन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ कहते हैं। वो कहते हैं, अगर आप जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाहते हैं तो भी आपको यह समझना होगा कि लोग फैक्ट से नहीं, फीलिंग से कन्विंस होते हैं, लॉजिक से नहीं, नैरेटिव से। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने कोई बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, सारे फैक्ट्स सही थे, सारे नंबर्स सही थे, लेकिन सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ। और कभी किसी ने एक सिंपल सी स्टोरी सुनाई और आप तुरंत समझ गए, तुरंत कनेक्ट हो गए। यही फर्क है फैक्ट्स और बिलीफ के बीच। ग्रीन कहते हैं, जो लोग पावर में होते हैं वो इस साइकोलॉजी को समझते हैं। वो लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो लोगों को एक फीलिंग देते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ पर्पस। और ये फीलिंग, ये सबसे पावरफुल करेंसी है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, ये लॉ एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। इसे समझना जरूरी है ताकि आप इसे यूज कर सकें, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप इसे पहचान सकें, क्योंकि जो लोग इसे समझते हैं वो दूसरों पर इसे यूज भी करते हैं। और अगर आप इसे नहीं पहचानते तो आप किसी और के नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं बिना जाने। असल में यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं। वो बिलीव करते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो किस पर बिलीव कर रहे हैं और क्यों। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एंगल है इस लॉ का, और वो है ऑनेस्टी का। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल मूव ये होता है कि आप सच बोलें, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक तरीके से। और यही अगली लॉ है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, हमेशा सच बोलो, और ये बात गलत नहीं है। लेकिन ग्रीन एक अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं, सच बोलना और सच का सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये दो अलग चीजें हैं। सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे इंसान से डील किया होगा जो आपको पसंद नहीं था, जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उसने अचानक एक बात ऐसी कही जो बिल्कुल सच थी।
जो आपके बारे में थी, जो किसी और ने नहीं कही थी, और उस एक मोमेंट में आपका गार्ड थोड़ा नीचे आ गया। यही सिलेक्टिव ऑनेस्टी का काम है। ग्रीन कहते हैं, एक जेन्युइन अनएक्सपेक्टेड सच किसी के भी डिफेंसेस को तोड़ सकता है। जब आप किसी को वो सुनाते हैं जो वो सुनना चाहता था, लेकिन किसी ने कहा नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली आप पर ट्रस्ट करने लगता है। और ये ट्रस्ट, ये सबसे वैल्यूएबल चीज है किसी भी रिलेशनशिप में। इतिहास में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, काउंट कवर। वो इटली के एक मास्टर डिप्लोमैट थे। उन्होंने अपने अपोनेंट्स को हमेशा एक स्ट्रैटेजिक ट्रूथ से डिसआर्म किया। वो पहले ऑनेस्टली एक्नॉलेज करते थे कि दूसरे की पोजीशन में कुछ मेरिट है। इससे अपोनेंट रिलैक्स हो जाता था। और फिर कवर अपनी असली बात रखते थे, जो अब ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट होती थी। ये मैनिपुलेशन नहीं था, ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन साइकोलॉजी की। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी का मतलब झूठ बोलना नहीं है, या सच को तोड़मरोड़ना नहीं है। इसका मतलब है सही वक्त पर सही सच बोलना। हर सच हर वक्त बोलने की जरूरत नहीं होती। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने किसी को एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया, लेकिन वो रेडी नहीं था उसके लिए, और उसने वो फीडबैक एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि डिफेंसिव हो गया। लेकिन अगर वही बात सही मोमेंट पर कही जाती, जब वो रिसेप्टिव था, तो शायद उसने सुनी होती। यही टाइमिंग है, और टाइमिंग सब कुछ बदल देती है। ग्रीन कहते हैं, पावरफुल लोग ये जानते हैं कि कौन सा सच कब बोलना है। वो हर बात ओपनली नहीं कहते, लेकिन जब बोलते हैं तो उसका इंपैक्ट मैक्सिमम होता है। और ये इंपैक्ट, ये रैंडमली नहीं आता, ये इंटेंशनली क्रिएट होता है। असल में यही सातों लॉज का एक कॉमन थ्रेड है। चाहे मास्टर को आउटशाइन न करना हो, इंटेंशंस छुपाना हो, कम बोलना हो, एब्सेंट रहना हो, रेपुटेशन बनाना हो, लोगों की बिलीफ को समझना हो, या सिलेक्टिव ऑनेस्टी यूज करना हो, इन सब के पीछे एक ही कोर आइडिया है। लेकिन वो कोर आइडिया क्या है? अगर यहां तक बने हो तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। अगर यहां तक बने हो तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। इन सातों लॉज को पढ़ते हुए एक बात शायद आपके दिमाग में आई होगी, ये सब अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग रूल्स हैं। मास्टर को आउटशाइन मत करो, इंटेंशंस छुपाओ, कम बोलो, एब्सेंट रहो, रेप्यूटेशन बनाओ, बिलीफ को समझो, ऑनेस्टी को स्ट्रैटेजिकली यूज करो। लेकिन इन सबको याद रखना मुश्किल लगता है ना? असल में इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सातों लॉज एक ही चीज से निकलती है, और वो चीज है ये समझना कि पावर एक गेम है, और ये गेम हर वक्त चल रहा है। हर कॉन्वर्सेशन में, हर रिलेशनशिप में, हर वर्क प्लेस में, हर सोशल सर्कल में। चाहे आप इसे माने या न माने, ये गेम हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कॉन्शियसली खेलते हैं, और बाकी लोग बिना जाने किसी और के गेम का हिस्सा बनते हैं। यही वो मेटालो है जो ग्रीन की पूरी किताब के नीचे छुपी है। और जब ये बात समझ आती है तो सब कुछ अलग दिखने लगता है। वो कोलीग जो हमेशा आपकी तारीफ करता है, लेकिन आपके आइडियाज बॉस को पहले बताता है, वो गेम खेल रहा है। वो दोस्त जो हर बार आपकी इनसिक्योरिटी को कैजुअली मेंशन करता है, वो गेम खेल रहा है। वो इंसान जो हमेशा विक्टिम बनता है, लेकिन हर बार सिचुएशन उसके फेवर में होती है, वो गेम खेल रहा है। और आप रिएक्ट कर रहे थे बिना रूल्स जाने। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीन ये नहीं कह रहे कि आप हर किसी को अपना दुश्मन समझें, या हर रिश्ते में सस्पिशन रखें, या हर वक्त कैलकुलेटिंग रहें। वो कह रहे हैं अवेयर रहो। अवेयरनेस का मतलब पैरानॉ नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है आंखें खुली रखना, ये देखना कि अराउंड आप क्या हो रहा है, कौन क्या चाहता है, कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब आप ये देखना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजंस लेते हैं, बेटर रिलेशनशिप्स चूज करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं। असल में यही पावर है। पावर कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, पावर कोई टाइटल नहीं है। पावर यह है कि आप अपनी लाइफ में कॉन्शियस हो,
अपने चॉइसेस में इंटेंशनल हो और दूसरों के गेम्स को समझते हुए अपना खुद का पाथ चूज करें। जो इंसान ये समझ लेता है वो कभी किसी का पीस नहीं बनता, वो हमेशा प्ले रहता है। और यही इस पूरी किताब का असली मैसेज है। तो इस पूरी किताब में हमने एक चीज देखी, पावर कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। हमने देखा कि अच्छा बनना काफी नहीं है अगर आप ये नहीं जानते कि आपके अराउंड क्या हो रहा है। हमने देखा कि कम बोलना, कम दिखना और अपनी इंटेंशंस को सही वक्त तक छुपाना ये वीकनेस नहीं, ये क्लैरिटी है। हमने देखा कि रेपुटेशन, बिलीफ और ऑनेस्टी ये सब टूल्स हैं और हर टूल का एक सही वक्त होता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो आज आपने समझी वो ये है कि ये गेम पहले से चल रहा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि आप इसे कॉन्शियसली खेलेंगे या रिएक्ट करते रहेंगे। आज सिर्फ एक काम करिए, किसी एक कॉन्वर्सेशन में जहां आप नॉर्मली ज्यादा बोलते हैं वहां थोड़ा रुकिए, सुनिए और देखिए क्या बदलता है। अब एक सवाल, अगर पावर का गेम समझ आ गया तो अगला सवाल यह है कि आप उस गेम में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और यहीं से एक और प्रॉब्लम शुरू होती है। ज्यादातर लोग पावर तो चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो एक्चुअली चाहते क्या है। हर डिसीजन पर कंफ्यूजन, हर मोड़ पर डाउट और ये फीलिंग कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। अगला वीडियो इसी के बारे में है, क्लैरिटी। स्टीवन सिजरी की किताब जो ये बताती है कि कंफ्यूजन कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर से आती है और इसे दूर करने का तरीका वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर ये चैनल आपको जेन्युइनली कुछ दे रहा है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हर वीडियो एक ऐसी किताब है जो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करे। ये था बुक एको हिंदी, जहां किताबें नहीं जिंदगी पढ़ी जाती है। अभी जो समझ आया है ये फीलिंग कुछ देर में चली जाएगी। सामने जो वीडियो है अभी क्लिक करो, इसे यहां मत रोको।